पाठ 10 धरती का स्वर्ग कश्मीर। प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने पृथ्वी के स्वर्ग कश्मीर का सुंदर वर्णन बड़े ही सहज सरल शब्दों में किया है। उन्होंने वहां के सभी रमणीक स्थलों, प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर घाटियों का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। इस अध्याय को पढ़ने से कश्मीर के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त हो जाती है। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बड़ी समस्या थी कि ना तो स्वर्ग देखा था और ना ही कश्मीर। पता कैसे चली कि स्वर्ग कैसा है, कश्मीर कैसा है। इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना ही होगा। तवी नदी के किनारे यह ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। जम्मू में रघुनाथ जी का मंदिर देश भर में मशहूर है। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहां एक ही मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी हैं, स्फटिक के। शायद भारत में ऐसे दूसरे नहीं है। जम्मू गए और वैष्णो देवी ना गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकारत। मेरे साथियों में एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण यह नहीं था कि वे देवी के दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वे बेचारे थोड़े थुल थे। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगाम जाना तय किया। जम्मू से सुबह बसें चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पटनी टॉप है। वहां से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। ये पहाड़ थे बड़े धसकीले। यही धसकीले पहाड़ बरसात में धसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का धसका पहाड़ और चट्टानें हटाते हैं, तब कहीं मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर हो जाता है। राम राम करते राम बन गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे। यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। चलते चलते हम उस ऊंचे इलाके में पहुंच गए जहां पर जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि इस 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो, इस बार आर पार हो जाएगी। अगर ना हुई तो? कईयों के मन ने पूछा, तो फिर अपने को इंजीनियर नहीं कहेंगे। इंजीनियर ने सोचा। बारूद के गोलों में आग लगा दी गई और पहाड़ की छाती दहल गई। सुरंग का मुंह आर पार हो गया। इस कहानी की असलियत तो जो रही हो, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि अपने काम पर आदमी को इतना तो भरोसा होना ही चाहिए। उस सुरंग को पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला हरियाली के कटोरी में जो बस्ती दिख रही है वह बेरीनाग है। हम बेरीनाग पहुंचे। वहां एक खूबसूरत बागीचा और एक जल कुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मिहराबदार बनवा दिया था। कहते हैं यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम इतने बंधे कुंड से निकलेगी,
मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पानी लगातार वहां से बह रहा था और पता नहीं कहां जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगाम की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली में डूबा हुआ है। मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़क के साथ साथ एक नदी निरंतर बह रही थी। पता चला कि यह लिद्दर नदी है। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगाम आ गए और सच बताऊं, पहलगाम आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में भी कभी नहीं देखी थी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल में लौटा था और उन नदियों की गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगी जैसे स्वर्ग की नदियां ऐसी ही होती होंगी। तेजी ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन लल जाए, लेकिन ठंडक ऐसी कि पानी छुआ न जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसा लग रहा था। पहलगाम में एक घोड़े वाले से पूछा, कोल्हाई चलोगे? बोला, चलेंगे। मैंने पूछा, चढ़ना कितना पड़ेगा? बहुत बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं थुलथुल साथी की हवा फिर खिसक गई। खैर, जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में पता चला कि पहलगाम से 8 मील पर चंदनबाड़ी है, जहां तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है, जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। वहां से आगे शेषनाग झील है, जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है, जहां रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं, जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। तय किया गया कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर। पहुंचे भी नहीं थे कि मन ललकने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन से पूछा, डल झील कहां है? उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह में डूबे हुए डल झील के किनारे आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा पानी पानी घूम सकते हैं। डल का मजा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। सो साहब, एक शिकारा किया गया और मजा चप्पुओं की छप छप के साथ ही आने लगा। आप नावों में बैठे रहिए और नावों में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। फूल, केसर और कश्मीरी रेशम के काम की चीजें इन नावों पर मिलती हैं। एक साथी केसर पर मुग्ध थे, सब केसर खरीदने लग गए। फिर हम लोग 4 चिनार तक गए। 4 चिनार 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है, जो आसपास डल के पानी से घिरा बड़ा खूबसूरत लगता है। डल के किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। वहां हम लोग टैक्सी से गए और फिर वही टैक्सी हमें निशात बाग ले गई। निशात बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बागीचों का सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो। डल के पश्चिम में निशात के सामने नसीम बाग है, जिसको सम्राट अकबर ने लगवाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। लेकिन आइए आपको ले चलें जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे, संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहां रोज शाम को
ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य तो देखने काबिल होता है कि जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुंघरुओं की आवाजें आती सुनाई देती हैं। पूरा इतिहास जैसे शालीमार बाग में उतरकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। हमें तो अभी चश्मे शाही चलना है, जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मे शाही यानी सोता शाहजहां की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं। आइए इन सोतों के चक्कर से आपको नगीन झील में ले चलें, जो है तो डल से छोटी, लेकिन वहां जल क्रीड़ाएं खूब होती हैं। मोटर बोट में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। डल झील की हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। अपने शिकारी को एक हाउस बोट के पास लगवाया। आवाज दी कि हाउस बोट का मालिक आए तो उससे भाव ताव करें। कोई नहीं आया, शायद आवाज नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झांका तो देखकर तबीयत दंग। बाहर से जो केवल एक नाव लग रहा था, वह अंदर पूरा राजसी महल था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली के पंखों से लैस पूरा तैरता महल। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा हम पर। हमने माफी मांगी और वापस हो गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि ये हाउस बोट शहर के आलीशान होटलों से ज्यादा महंगे और ज्यादा आरामदायक हैं। दूसरे दिन हम गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चारागाह है, जहां हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लिंक और बर्फ पर स्कीइंग के लिए यह बहुत मशहूर है। स्कीइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है, लेकिन स्कीइंग करने वालों के ऊपर चढ़ने के लिए जो रोपवे यानी रज्जू मार्ग बनाया गया है, उस पर चढ़कर हमें भी मजा आया। हम चढ़ गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। न कूद सकते हैं न भाग सकते हैं, क्योंकि रस्सों से बंधी कुर्सियां अपनी रफ्तार से सरक रही थीं, धीरे धीरे। जब हम नीचे उतरे तो पानी थम गया था और हम मारे सर्दी के ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबके रहे। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलनमर्ग पड़ता है, मगर हम उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे और ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नजदीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर ये महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियां, केसर के खेत, महजूर के गीत, बर्फ की चादरें ताने हिमालय के विशाल पर्वत खंड और झीलों के आईनों में मुंह झांकती चोटियां, चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमान नवाज लोग। यह स्वर्ग नहीं तो और क्या है।